the different integer types or the different types available for storing whole number. Yes, who will tell? Sir, short integer, long integer, and float, double, long. See, I am asking about only integers, means whole numbers. So, I am not asking about fractional numbers. If you remember, there were 4 types for storing whole numbers in Java. These are byte, short, integer and long. Okay, byte, short, integer and long. Each of these informed by me are spoken in the order of their usage और order of their size. okay? जैसे कि बाइट है वो सबसे छोटा इंटीजर है, इट ऑक्यूपाइज ओनली 1 बाइट इन मेमोरी. उससे बड़ा जो है, बाइट से बड़ा, वो है शॉर्ट. शॉर्ट जो है वो भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट 2 बाइट्स है. ओके, उससे आगे बढ़े तो अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है कि जो इस 2 बाइट्स में हम स्टोर नहीं कर सकते, तो शॉर्ट से भी बड़ा कौन सा है? इंटीजर, कि जो 4 बाइट्स की जगह में आपके डेटा को, आपके इंटीजर को स्टोर करता है. और अगर इंटीजर से भी बड़ा कोई वोल नंबर हो तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइप में, कि जो 8 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है. ये चारों ही देखा जाए तो इंटीजर्स है. चारों ही टाइप्स किसके लिए है? इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, मतलब कि पूर्णांक संख्याओं के लिए, नॉट फॉर स्टोरिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज़. फ्रैक्शनल के लिए हमारे पास 2 टाइप है, और वो है फ्लोट और डबल. ओके, फ्लोट जो है वो 4 बाइट में स्टोर करता है, और डबल जो है वो 8 बाइट की जगह में डेटा को स्टोर करता है. तो देखा जाए तो सीधी सी बात है कि डबल की जो साइज़ है, क्षमता है, वो फ्लोट से ज़्यादा है. फिर हम बात कर रहे थे इस कैरेक्टर टाइप की. ओके, जावा में कैरेक्टर टाइप भी थोड़ा अलग है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले. किस तरह से? तो ये आपको मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि जावा में कैरेक्टर जो है वो भी 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस जो आप जानते हो जैसे कि C++, उसमें कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है. और कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में मेंशन करते हैं. In Java, it uses Unicode characters, or you can say Unicode sequences for storing or mentioning the characters. So, what is this Unicode characters? It is a character set, as I told you in the previous session, or it is a set of character sets. So, जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस है, ज़्यादातर इन सब का समावेश किया गया. इन सब के जो कैरेक्टर्स है, इन सब के जो मूढ़ाक्षर जिसे हम कहते हैं वो है, उन सबको इस कैरेक्टर सेट में शामिल किया गया है यूनिकोड में. तो कहने का मतलब, अगर आप चाहो तो गुजराती में भी अपना आउटपुट दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो. यू कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा और योर आउटपुट टू द क्लाइंट. और ये जो यूनिकोड्स है उनको वो हेक्साडेसिमल में है, उनकी जो वैल्यूज़ है वो हेक्साडेसिमल में है. आप उसको यूज़ करने के लिए है तो कैरेक्टर ही है, तो वो कैरेक्टर ही, तो उसको सिंगल कोट में ही लिखना पड़ेगा. और वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसलिए उसको आप आगे /u लिखोगे. /u से उसकी शुरुआत होती है ये सभी कोड्स की, और फिर उसका हेक्साडेसिमल कोड होता है. It is an unsigned 16-bit type, so it is possible to perform various arithmetic manipulations on a character variable. जिस तरह आप इंटीजर पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वही ऑपरेशंस आप कैरेक्टर पे भी परफॉर्म कर सकते हो. See a small example of performing operations on character. A class is defined named char arith demo.
फिर उसके अंदर हमने मेन मेथड डिफाइन की है और मेन मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का, ओके, जिसको हमने नाम दिया है सी एच। अब हमने सी एच को वैल्यू दे दी एक्स, कैपिटल एक्स, ओके। फिर हमने डिस्प्ले किया, कुछ हमने प्रिंट किया सी एच कंटेंट्स सी एच। तो यहाँ पे सी एच की वैल्यू क्या है, कैपिटल एक्स, वो आउटपुट में आएगी। फिर हमने किया सी एच प्लस प्लस, तो ये जो प्लस प्लस है ना वो क्या है, प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर सर, या इंक्रीमेंट ऑपरेटर। या इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको अभी हम थोड़ी देर के बाद मेरे ख्याल से आज हो पाया तो आज डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स की श्रेणी में। लेकिन ये है ऑपरेटर कि जो हम न्यूमेरिक टाइप्स को अप्लाई करते हैं ज़्यादातर केस में, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचोगे कि भाई ये सी एच में तो x है और हम सी एच को प्लस प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फ्रेंड्स उसकी वैल्यू अगर नीचे आप आउटपुट में देखो तो उसकी वैल्यू हो जाती है y, क्योंकि जनरली सी एच में जब कैपिटल x है ना तो एक्चुअली कैपिटल x की जो आज की वैल्यू है वो उसमें होगी। कैपिटल x की आज की वैल्यू है 88, ओके, उसमें +1 होगा तो कितना हो जाएगा 89, और 89 किसकी आज की वैल्यू है, कैपिटल Y की, ओके। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, कैपिटल Y। जब हमने डिस्प्ले किया CH की वैल्यू तो आउटपुट में क्या आ गया, कैपिटल Y। फिर अगेन वी हैव असाइंड सम वैल्यू। अब देखो वापस आप सोचोगे कि ये CH है तो कैरेक्टर, तो उसको सर ने बताया कि जो कुछ भी हमें उसे असाइन करना है वो सिंगल कोट के अंदर करना रहता है। यस, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे तो मैं उसको एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये इंटीजर वैल्यू एक्चुअली मैं उसको असाइन नहीं कर रहा हूँ 90। जब हम इस तरह से लिखते हैं ना 90 सिंगल कोट के बगैर, तो एक्चुअली क्या होगा, 90 आस्की वैल्यू जिसकी है वो कैरेक्टर असाइन होगा x को। तो 90 आज की वैल्यू किसकी है, कैपिटल Z की। तो यहाँ पे एक्चुअली जब मैं 90 लिखता हूँ तो CH के अंदर क्या आएगा, Z आएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 65 लिखते हैं, CH इक्वल टू 65, तो 65 आज की वैल्यू है कैपिटल A की, तो ये A कैरेक्टर CH के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करते हैं CH की वैल्यू तो आप देख सकते हो कि आउटपुट में क्या आया, Z, ओके, 90 मतलब Z, ओके फ्रेंड्स। एनीबडी एनी डाउट? फ्रेंड्स नो सर, नो डाउट। ओके, अच्छा, यूनिकोड्स की जो हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया मैंने कि जावा में कैरेक्टर्स को आप प्रेजेंट कर सकते हो, अलग अलग भाषाओं के कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि हर एक मतलब कि जितनी भी भाषा इसमें शामिल की गई है उनको एक सेट बना के रखा गया है, और ये सभी भाषाओं के कैरेक्टर्स का एक सेट बनाया, उसको यूनिकोड कहा। यूनिकोड वो आजकल की बात नहीं, वो कुछ पिछले कई सालों से वो अवेलेबल है, और उसमें भी नए नए वर्जन्स, मतलब कि उसमें भी चेंजेस होते आए, क्योंकि कुछ नया वर्जन, कुछ अपडेशन, कुछ नए कैरेक्टर्स शामिल करना, इस तरह का हुआ था। यूनिकोड वॉज इन्वेंटेड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम्स। पहले मतलब कि यूनिकोड से पहले भी अलग अलग भाषाओं में हम प्रिंट कर सकते थे, लेकिन हर एक भाषा के लिए अलग कोड था, अलग कैरेक्टर सेट था। हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग कैरेक्टर सेट था। आप आउटपुट प्रेजेंट कर ही सकते थे पहले भी अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर आप चाहो तो, लेकिन तब तकलीफ क्या होती थी कि वो कैरेक्टर सेट सबके अलग अलग थे। बिफोर यूनिकोड देयर वाज डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर सेट फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग भाषाओं को यूज़ करने के लिए उसका अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग कैरेक्टर सेट ऐसा था पहले। तो इसका एक सॉल्यूशन लाने के लिए यूनिकोड्स की रचना की गई, और यूनिकोड में क्या किया
कि ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज, हर एक जितनी भी लैंग्वेजेस उसमें शामिल करना चाहते थे, या तो फिर जितनी भी पॉसिबली ह्यूमन लैंग्वेजेस है जिसमें डेवलपर को आउटपुट प्रेजेंट करने की आवश्यकता हो सकती है, उन सभी के कैरेक्टर्स को, अल्फ़ाबेट्स को उसमें शामिल कर दिया और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये पहले की बात है, जब यूनिकोड नहीं था तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे, तो क्या होता था, अ सिंगल कोड रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स इन डिफरेंट स्टैंडर्ड। अब एक ही कोड अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता था, जबकि यूनिकोड में क्या है, अगर हम हिंदी में अ लिखते हैं ना, तो उसका जो कोड है ना वो बिल्कुल यूनिक होगा, वो कोड किसी और कैरेक्टर का नहीं होगा, क्योंकि सभी को उसमें यूनिक कोड दिया और सभी कैरेक्टर्स को सभी लैंग्वेजेस से उसमें शामिल कर दिया। कैरेक्टर्स में बी एनकोडेड वेरिएबली इन साइज, या अब अलग अलग कैरेक्टर सेट है, तो ऐसा भी होता था पहले कि डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स की जो मेमोरी रिक्वायरमेंट थी वो भी अलग अलग थी। कुछ कैरेक्टर सेट्स में 8 बिट ऑक्यूपाई करता था, कुछ कैरेक्टर सेट में 16 बिट। तो ये एक कॉमन बना दिया, एक ग्लोबल जनरल बना दिया यूनिकोड, कि जिसमें सभी कैरेक्टर सेट से कैरेक्टर्स को शामिल कर दिया और सबको एक यूनिक कोड दे दिया। Earlier 2-byte code was more than sufficient. In 1991, Unicode 1.0 was released, which used slightly less than half of available 65,536 कोड वैल्यूज़। देखो यहाँ पे क्या समझाया कि जब यूनिकोड की शुरुआत हुई तो पहले ऐसा था कि भाई 2 बाइट्स जितने भी कैरेक्टर्स उसमें शामिल करना चाहते हैं, यूनिकोड में जितने भी भाषा के कैरेक्टर्स शामिल करना चाहते हैं, उन सभी को प्रेजेंट करने के लिए 65,536 कोड वैल्यूज़ वो इनफ थी। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे 65,536 क्यों लिखा है? वाई इट इज़ मैंशन्ड दैट 65,536 वैल्यूज़, ऐसा क्यों लिखा है? ये आंकड़ा, ये फिगर कहाँ से आया? वो 16 बिट से उसका ना वैल्यू दे रहा है, रेंज 16 बिट का रेंज दे रहा है। यस, कैसे मिलता है वो? तो माइनस की वैल्यू, जैसे कि कोई डेटा टाइप की रेंज देते हैं वैसे ही देते हैं ना, कि -65,535 टू 65,536 वैसे। हाँ, बट यहाँ पे ये जो फिगर मिला हमें इस पैराग्राफ में जो चर्चा की गई, ओके, उसमें ये 65,536 कहाँ से, मतलब है उधर, नो डाउट हम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट कहाँ से आया, किस तरह से कैलकुलेट हुआ वो? ऐसा क्यों लिखा है कि भाई इतने अलग अलग कैरेक्टर्स या इतने अलग अलग कोड्स हम बना सकते हैं? 65,536, वहाँ पे 256 क्यों नहीं लिखा गया, वहाँ पे 512 क्यों नहीं लिखा, वहाँ पे 1024 क्यों नहीं लिखा, वहाँ पे 32,768 क्यों नहीं लिखा है? तो फर्स्ट लाइन में मेंशन किया गया कि सर, तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में मेंशन किया गया अर्लियर 2 बाइट्स ऑफ कोड मोर देन सफिशिएंट, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 बाइट्स, ओके, कि हमारे पास, मतलब कि यूनिकोड के पास वो पहले 2 बाइट यूज़ करता था, मतलब कि 16 बिट्स। ओके, 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, उसका मतलब मैंने आपको परसों के लेक्चर में समझाया था, हालांकि जो स्क्रीन थी वो तब अपीयर नहीं थी, इसलिए मैंने वापस आपको जो रिकॉर्डिंग था वो भी शेयर किया था। 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स, और हमारा जो इंटरनल प्रेजेंटेशन है वो बाइनरी में है जिसका बेस होता है 2। तो आपके पास जो जगह है वो कितनी है? 16 बिट्स। तो हम यहाँ पे 2⁻16 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 65,536। तो कहने का मतलब आपके पास इतनी जगह है तो आप इतने अलग अलग कोड्स, या जिसको हम कहते हैं वैल्यूज़, वो आप
उसमें स्टोर कर सकते हो। जावा वॉज डिजाइन टू यूज 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो जावा में जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर्स है, मतलब कि हम वो जो यूनिकोड कैरेक्टर्स है जो सभी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, सभी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स उसमें है, तो हम भी जावा में उन कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपना आउटपुट भी हम उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं क्लाइंट को। एज द टाइम पास्ड यूनिकोड ग्रू बियॉन्ड 65,536 and 16-bit character type is insufficient to store describe all Unicode characters. In Java, this problem was resolved from Java Standard 5. Java introduced code points which are written in hexadecimal and prefixed with U+. अब देखो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे क्या हुआ कि भाई पहले 16 बिट्स वेर इनफ टू स्टोर ऑल दी कैरेक्टर्स, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया नए नए कैरेक्टर्स उसमें जोड़ने की आवश्यकता आई और एक समय ऐसा आ गया कि जहाँ पे ये 2 बाइट्स वेर नॉट इनफ टू स्टोर ऑल दी कैरेक्टर्स विच दे वर प्लानिंग द डेवलपर्स। तो 16 बिट भी कम लगने लगे एक समय पे। तो जावा में इसका एक सॉल्यूशन रखा गया जावा 5 से कि ये जो कोड्स है उनको थोड़ा चेंज किया गया और उसमें क्या किया गया, U+ करके उसमें हेक्साडेसिमल के आगे प्रीफिक्स जोड़ा गया। तो क्या उसी में अलग अलग कैरेक्टर्स जनरेट होने लगे, मतलब कि स्टोर हो सकते हैं। इन जावा द कैरेक्टर टाइप डिस्क्राइब अ कोड इन UTF-16 एनकोडिंग। तो जो भी कैरेक्टर्स हम जावा में यूज़ करते हैं वो यूनिकोड सेट से होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से कोड्स अवेलेबल है और कौन कौन से कैरेक्टर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जावा में, कौन कौन से कैरेक्टर सेट्स, तो उसका पूरा लिस्ट आपको इस जगह पे unicode.html में देखने को मिलेगा। देखो ये इस लिंक पे आप जाओगे तो आपको इस तरह से ये देख सकते हो आप कि देखो यहाँ पे जो ये रेंज है वो हेक्साडेसिमल है और मतलब हर एक कैरेक्टर की हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी उसमें और यहाँ पे डेसिमल में रेंज दी है। ये कैरेक्टर सेट है जिसको आप कह सकते हो ना कि पर्टिकुलर लैंग्वेज का। अब सपोज़ कि यहाँ पे मैं गुजराती को क्लिक करूँ, गुजराती, तो उसमें क्या है, गुजराती के जो कैरेक्टर्स है यूनिकोड सेट में उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 2688 से है और उसकी एंडिंग वैल्यू 2815 से है। तो इस कोई भी कैरेक्टर में इसमें से यूज़ करूँ ना 2689 यूज़ करूँ तो वो एक गुजराती लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट होगा। उसी तरह से 2815 तक 88 से 15 तक सभी कैरेक्टर्स ये जो वैल्यूज़ है वो गुजराती अल्फ़ाबेट्स या गुजराती भाषा के अक्षरों की है और उन्हीं को अगर आप हेक्साडेसिमल से यूज़ करना चाहते हो एज ए हेक्साडेसिमल वैल्यू तो ये है उसकी वैल्यू। अगर डेसिमल के हिसाब से यूज़ करना चाहते हो तो ये है और हेक्साडेसिमल के हिसाब से यूज़ करना चाहते हो तो ये है। मैं आपको बताऊंगा कैसे उनको यूज़ करते हैं। देखो ये गुजराती, देखा यहाँ पे अ है तो उसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है 2693। तो 2693 अगर हम कोड यूज़ करते हैं यूनिकोड तो 2693 कोड किसके लिए है, अ के लिए है। और उसकी अगर हम हेक्साडेसिमल यूज़ करना चाहे तो ये है 0x0A85। अब देख सकते हो कि इस तरह से सभी अल्फ़ाबेट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग कोड है, डेसिमल कोड भी है और हेक्साडेसिमल कोड भी है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से डेमोस्ट्रेट करता हूँ। ये जो अभी हमने बात की यूनिकोड की, तो अगर आप इसका टेस्टिंग करना चाहते हो जस्ट फॉर टेस्टिंग, आपको ये करना आवश्यक और ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसका टेस्टिंग कर सकते हो, इसको यूज़ भी कर सकते हो। कैसे, तो देखो अभी जो आप जावा के प्रोग्राम्स बनाते हो
वो एक्चुअली नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करके उसमें आप टाइप करते हो और उसको रन करवाते हो डॉस प्रॉम्प्ट से। तो अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज से कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना चाहते हो इस यूनिकोड जो लिस्ट अवेलेबल है उसमें से वैलिड नंबर लेकर आप कर सकते हो, लेकिन वो डोज में आउटपुट अलग डिफरेंट लैंग्वेज में नहीं आएगा, क्योंकि डोज में तो जो आउटपुट आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा। या तो फिर अगर आप कोई और कैरेक्टर्स यूज़ करते हो इंग्लिश के अलावा तो वो ठीक से दिखाई भी नहीं देगा, मतलब वो उसमें डोज सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको IDE मतलब कि जैसे हम नोटपैड यूज़ करते हैं उसी तरह से मार्केट में बहुत सारे IDE अवेलेबल है। जैसे आप एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हो, इक्लिप्स यूज़ करते हो, उसी तरह से नेटबिन्स करके एक IDE है जिसमें हम जावा के प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम IDE यूज़ करते हैं तो डेवलपमेंट जो होता है वो ईजियर हो जाता है। हमारा डेवलपमेंट मतलब क्या कि प्रोग्राम बनाने का कार्य, प्रोग्राम को टाइप करने का, प्रोग्राम को लिखने का जो हमारा टास्क है, कार्य है, वो इजी हो जाता है IDE के यूज़ करने से। और आपका समझ लो कि आप जो याद रखते हो चीज़ें वो भी 50% मतलब कि 50% कम हो जाती है। मतलब क्या होता है कि IDE आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं, तो आप उसमें जब टाइपिंग कर रहे हो और अगर आपसे गलती हुई, जैसे कि यहाँ पे आपने नोटपैड में आप टाइप करते हो तो system.out.println लिखने के लिए आप सिस्टम को इस तरह से लिखते हो, एस उसका आप स्मॉल करते हो, तो ये एक गलती है। अब नोटपैड में तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक कंपाइल नहीं करोगे तब तक, लेकिन IDE में क्या होता है जैसा ही आपने टाइप किया वहीं पे तुरंत आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, मतलब कि वार्निंग एरर देगा कि ये आपने कुछ गलत लिखा है, और आपको सजेशन भी देगा। आपने इस तरह से लिखा है तो वहाँ पे आपको सजेशन भी देगा कि यहाँ पे शायद एस कैपिटल हो सकता है, और ये भी कहेगा क्या मैं आपको ठीक कर दूँ ये एरर। आप केवल एक क्लिक करोगे तो वो एरर ठीक भी कर देगा, तो कितना काम कम हो जाएगा आपका। तो एक्चुअली हमें ये IDE यूज़ नहीं करना है, केवल इस एग्जाम्पल के लिए, केवल यूनिकोड्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको IDE में ले जा रहा हूँ। अदरवाइज़ हमें तो केवल नोटपैड ही यूज़ करना है, क्योंकि हमें सीखना है। अगर आप जब कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो अगर उसका IDE यूज़ करोगे तो उसके जो बेसिक्स है, जो कोर चीज़ें हैं वो आप नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे और याद भी नहीं रख पाओगे। तो किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए उसका बेस जो होता है वो हमारा एक प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए हमें सिलेबस में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है किसी भी IDE को यूज़ करने से। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको वो बताता हूँ नेटबिन्स वाला। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके, इट इज़ विजिबल। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको पहले क्या करना है कि नेटबिन्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, नेटबिन्स जो IDE है ना उसको आपको डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है अपने PC में। अब वो कैसे करना है, वो तो सिंपल सा स्टेप है। डाउनलोड करना है तो वो तो आप गूगल पे लिखोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। और इंस्टॉल करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सेटअप जो मिलेगा उस पर क्लिक करके नेक्स्ट 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 ऐसा ही करना है। अब आपको उसमें जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक ऑन फाइल मेनू, उसमें जो फाइल मेनू आता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट। आपको न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, और वो भी कौन से टाइप का, जावा। आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि भाई किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो आप। तो अभी तो हम
कोर जावा सीख रहे हैं तो कोर जावा का ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए ये जावा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जावा क्लिक करने से यहाँ पे प्रोजेक्ट के प्रकार आ गए। तो अभी तो हम सिंपल वॉइड मेन वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन जावा एप्लीकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोजेक्ट का नाम इनपुट करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश। ओके, ऐसा करने से क्या होगा कि आपके सामने आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जो भी नाम दिया है आपने, अब सपोज कि मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया था NJSMTI स्मॉल में, NJSMTI स्मॉल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो फाइल यहाँ पे ओपन हुई है उसके अंदर पहला ही स्टेटमेंट अपने आप आ गया है पैकेज NJSMTI, क्योंकि जावा में हमेशा पैकेज बनाना एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। जब आप प्रोग्राम नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में बनाते हो और आप जब लर्निंग स्टेज में हो तो आप जनरली पैकेजेस का यूज़ नहीं करते, लेकिन प्रोफेशनली अगर हम जावा का यूज़ करते हैं तो उसमें पैकेज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बना दिया। और जो मैंने क्लास का नाम दिया था, क्लास का नाम मुझसे पूछा गया तो मैंने क्लास का नाम भी दिया था कैपिटल में NJSMTI। तो यहाँ पे जो क्लास बना है उसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैंने स्मॉल में दिया था, एक्चुअली ये स्क्रीनशॉट डिफरेंट है। और क्लास का नाम भी आपसे पूछेगा तो क्लास आप जो देना चाहते हो दे सकते हो। मैंने NJSMTI रखा तो वो आ गया। और उसके अंदर देखो ये वॉइड मेन मेथड भी आ चुकी है, ओके, जिसके अंदर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर अब पहले ये देख लो कि सिंपली कैसे प्रोग्राम को हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो देखो ये वॉइड मेन मेथड के अंदर मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया system.out.println हेलो, और बस अब इसको मैं रन करवाना चाहता हूँ। तो रन करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, केवल मेनू बार में रन मेनू अवेलेबल है, उसमें जाके रन प्रोजेक्ट या रन फाइल, ऐसा करने से क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट रन होगा, आपकी ये फाइल रन होगी और नीचे ही आपको उसका आउटपुट भी देखने को मिलेगा। सेम विंडो में नीचे आउटपुट भी आ जाएगा। मतलब बहुत ही सरल हो जाता है अपना कार्य जब हम IDE का यूज़ करते हैं तो। अदरवाइज़ जब हम नोटपैड का यूज़ करेंगे इस केस में तो नोटपैड में कोड लिखना, उसको सेव करना, फिर डॉस प्रॉम्प्ट में जाके उसको पहले कंपाइल करते हैं, फिर आगे जाके उसको हम रन करते हैं जावा कमांड के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ये इजी हो जाता है, ठीक है। अब हमें यूज़ करना है यूनिकोड्स को, ठीक है ना। तो देखो यूनिकोड्स को मैंने जो लिंक बताई थी आपको, वहाँ पे जाके आप उसका पूरा लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा लिस्ट उसका आएगा, ये सभी अलग अलग भाषाओं के कैरेक्टर्स के लिए लिंक है। आप क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो कैरेक्टर्स है सेट है उसका वो ओपन हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप उसके कोड देख सकते हो और या डेसिमल और हेक्साडेसिमल कोड दोनों आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये देवनागरी, देवनागरी मतलब हिंदी, अगर हम देखो मैंने यहाँ पे देवनागरी पे क्लिक किया है इसलिए मेरे सामने ये देवनागरी भाषा के कैरेक्टर्स आ गए। कुछ शुरू में दूसरे कैरेक्टर्स है, उसके बाद आ ई ऐसे सभी कैरेक्टर्स है। तो आप देख सकते हो कि मतलब 2309 और उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू 0x905, ओके। देन अब देखो मुझे उसका यूज़ करना है। तो एज यू कैन सी द डेसिमल वैल्यू ऑफ देवनागरी कैरेक्टर्स स्टार्ट बाय 2309। सपोज वी वांट टू प्रिंट ऑल दी कैरेक्टर्स अवेलेबल फॉर देवनागरी लैंग्वेज, तो उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 2309 है और एंडिंग वैल्यू 2360 है। मुझे वो सभी कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने हैं तो सिंपली है कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे, ओके। तो देखो हम अपना कोड थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर मैंने डिक्लेयर किया है एक C और उसके बाद C इक्वल टू कहाँ से शुरू किया 2309 कहाँ तक
2360, हर बार इंक्रीमेंट किया 1 से, और फिर मैंने प्रिंट किया, सेम लाइन में प्रिंट किया C को। तो आप देखो नीचे उसका आउटपुट, ये हिंदी भाषा के मतलब कि देवनागरी भाषा के जो कैरेक्टर्स है वो सब आ गए। और यहाँ पे तो वो पूरा नहीं आ सकता, तो मैंने वो एक फाइल में भी देखो यहाँ पे बताया है, अ आ ई ई से लेकर अंत तक। ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे अगर सिंपली 65 से 90 तक हम लूप चलाए तो सिंपली आपको ए से जेड तक का आउटपुट देखने को मिलेगा। नाउ नॉट दैट इफ द कोड डज नॉट जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट, मतलब कि यहाँ पे नेट बिन्स में लिखने के बावजूद भी यहाँ पे सपोज कि हमने ये लूप लिखी है 2309 से लेकर 2360, और अगर हमारे सामने ये हिंदी भाषा के कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, उसके बजाय कुछ और आता है, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट कोड जैसा कुछ आ जाता है हिंदी के बजाय, तो क्या करना है आपको? तो आपको पेज नंबर 13 पे जाना है, जो इस डॉक्यूमेंट में मैंने पेज नंबर 13 पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा है। अगर कैरेक्टर्स डिस्प्ले नहीं होते तो उसके लिए क्या करना है वो ओके, वो हम लास्ट में देखेंगे। अब देखो, अभी जो हमने यूज़ किया, हमने हिंदी भाषा के कैरेक्टर्स को डिस्प्ले किया, वो हमने डेसिमल वैल्यूज़ उसकी यूज़ करके किया। अब हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मैंने स्टोर की है, यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे मैंने स्टोर की है 0x092E। ये पूरा एक हेक्साडेसिमल कोड है कि जो यूनिकोड से मैंने देखकर लिखा है। ओके, यूनिकोड का पूरा लिस्ट जो है उसमें से मैंने देखकर ये कोड लिखा है और मैंने स्टोर करवाया किस में? C नाम के कैरेक्टर में। अब मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ, तो देखिए नीचे आउटपुट में ये आ गया म, मतलब कि ये जो कोड है वो हिंदी में मतलब कि देवनागरी में म के लिए है, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और देख के ही यूज़ किया है मैंने। यूनिकोड्स फॉर गुजराती, वो भी आप उसमें गुजराती पे क्लिक करके देख सकते हो। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड की है, बट वो आपके लिए ईजियर रहेगा, वहीं से क्लिक कर दो। ओके, तो अगर हम गुजराती को प्रिंट करना चाहते हैं तो गुजराती भाषा के जो डेसिमल वैल्यूज़ है मतलब कि कोड्स के लिए, देखो यहाँ पे प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई किया, 26932745 तक लूप चलाई। तो नीचे आप आउटपुट में देखो तो आउटपुट में जो कैरेक्टर्स आए हैं अ आ ई ई वगैरह, वो सभी गुजराती लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट से आए हैं। तो मैंने उसके मुताबिक यहाँ पे यूज़ किया था यूनिकोड, इसलिए। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे एडिटर में ये जो जगह है जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं अभी, इसको एडिटर बोलते हैं, वहाँ पे भी मैंने ये हिंदी में प्रिंट किया है। हाँ, वो कैसे किया वो भी मैंने वो ऊपर उल्लेख किया था ना, पेज नंबर 13, वहाँ से आपको वो बताऊंगा मैं। तो इस तरह से आप अलग अलग भाषाओं के कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। देखो, थोड़ा मैंने यहाँ पे मीनिंगफुल कुछ प्रिंट करवाया अपने कोड में। अपने कोड में मैंने कैरेक्टर में कास्ट किया देखो ये एक्चुअली system.out.print का मैं यूज़ कर रहा हूँ, system.out.print। ओके, तो प्रिंट के अंदर तो क्या होता है, डबल कोट्स में पूरी स्ट्रिंग हमें लिखनी होती है, डबल कोट्स में पूरी स्ट्रिंग, उसमें एक एक कैरेक्टर नहीं लिखना होता। तो एक्चुअली मुझे तो क्या करना है कि यूनिकोड के जो अलग अलग कैरेक्टर कोड्स है, यूनिकोड्स जो है उन सबको जोड़ के एक स्ट्रिंग बनानी है। ओके, उन सबको जोड़ के, तो जो कैरेक्टर्स मुझे जोड़ने हैं उनका मैंने पहले यूनिकोड देख लिया क्या है,
तो मुझे उनके यूनिकोड पता चल गए 2703, 2709, 2759, 2734, 2715, 2763। अब मुझे ये यूनिकोड्स यूज़ करने हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली 2703 लिखूंगा ना तो वो एज ए स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएगा डबल कोट्स के साथ, लेकिन मुझे तो उसका कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा कैरेक्टर में। तो 2703 जावा तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिकोड यूज़ करता है, तो 2703 किसका कोड है उस कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। फिर वापस स्पेस, तो ये जो कैरेक्टर है 2703 सॉरी यस वैल्यू जो है वो कौन से कैरेक्टर की है आप देख सकते हो ए। फिर स्पेस रखी मैंने, वापस कैरेक्टर उसमें जोड़ा 2709 और उसी में बिना स्पेस के दूसरा कैरेक्टर जोड़ दिया 2759। अभी भी आगे जाके स्पेस किए बिना तीसरा कैरेक्टर भी जोड़ दिया 2734। तो तब जाके एक दूसरा वर्ड बना क, उसके ऊपर दूसरा कोड ए के लिए और तीसरा कोड म के लिए। वापस स्पेस की, फिर 2715 एंड 2763 दोनों को जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाई। तो 2763 ये है, 2715 जो है वो है 6 और 2763 ओ। तो ये जो स्ट्रिंग बन गई मेरी वो क्या बन गई ए केमछो। इस तरह से ये भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी। और यहाँ पे देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 65 to 90 लिखेंगे हम, 65 to 90 तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होंगे। फिर ये देखो यहाँ पे A to Z के लिए मैंने 65 to 90 यूज़ किया, गुजराती के लिए 2693 to 2745 और देवनागरी मतलब कि हिंदी के लिए 2309 2360। ओके, फिर थोड़ा नीचे और भी कुछ प्रिंट किया है डेसिमल हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को जोड़ के। यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स को देखो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे स्पेस भी है। इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं हेक्साडेसिमल। वापस दूसरी लाइन में भी कुछ कैरेक्टर्स है। ये अलग अलग तरीके मैंने बताए आपको कि अलग अलग भाषाओं के कैरेक्टर्स मतलब कि यूनिकोड्स को जावा में हम किस अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर्स मतलब कि डेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ करके कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाया, यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ करके हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। और ये तीसरा भी मैकेनिज़्म है, जैसा सी लैंग्वेज में आप प्रिंटएफ यूज़ करते हो, प्रिंटएफ फंक्शन, उसी तरह का फंक्शन जावा में भी अवेलेबल है, system.out.printf। तो printf का यूज़ करते हैं हम, तो उसमें जो पहली आर्ग्यूमेंट होती है वो क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, C फॉर कैरेक्टर, F फॉर फ्लोट, D फॉर इंटीजर, S फॉर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हर एक कैरेक्टर के लिए। फिर उसकी जगह पे कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए इसके लिए मैंने यहाँ पे कोड दे दिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब अलग अलग मैकेनिज़्म से, इससे भी ज़्यादा कोई और तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कुछ अवेलेबल और जो मैंने ढूंढे थे वो तरीके आपको बताए। देखो पहली लूप A to Z, दूसरी लूप गुजराती के लिए, तीसरी लूप हिंदी के लिए, और चौथा ये जो मैंने यूज़ किया था ना हेक्साडेसिमल, उसने क्या प्रस्तुत किया हिंदी में, नाम इक्वल टू चिराग, मेरा नाम मैंने वहाँ पे प्रिंट करवाया है। ठीक है, और सी ये उसका सोर्स कोड है अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो। अब सेटअप की बात करें हम, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन नेटबिन वी नीड टू डाउनलोड अ यूनिकोड कन्वर्टर फ्रॉम दिस URL। आपको एक यूनिकोड कन्वर्टर, मैंने बताया ना कि अगर ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको यूनिकोड कन्वर्टर डाउनलोड करना होगा। ये उसकी लिंक है, या फिर आप गूगल में भी उसको ढूंढ सकते हो। आपको फिर ऑप्शन दिया जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो आपको वहाँ से उसको डाउनलोड करना है। देन वंस डाउनलोडेड वी शुड इंस्टॉल इट इन अवर नेटबिन्स। डाउनलोड होने के बाद आपको नेटबिन्स में उसको इंस्टॉल करना है।
इट विल बी ए जिप फाइल। अगर डाउनलोड आपने किया है उसको, तो डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक जिप फाइल आएगी, तो सबसे पहले आपको उसको अनजिप करना है। तो अनजिप करने के बाद इस तरह की कोई फाइल आपको मिलेगी, जो भी हो। ओके, नाउ एक्चुअली ये जो फाइल है वो क्या है, हमारा प्लगइन है। वी नीड टू इंस्टॉल इट इन नेटबिन्स, हमें उसको नेटबिन में इंस्टॉल करना है। तो नेटबिन्स में आपको एक ऑप्शन आएगा मेनू बार में, टूल्स मेनू होगा, वहाँ पे प्लगइन होगा मेनू आइटम, उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की विंडो देखने को मिलेगी, इस तरह की विंडो। वहाँ पे आपको डाउनलोडेड पे क्लिक करना है, फिर ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। ओके, किस पे क्लिक करना है, ऐड प्लगइन्स। ऐड प्लगइन्स में क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स प्रस्तुत होगा, जिसमें से आपने जो डाउनलोड किया है प्लगइन कन्वर्टर, वो जहाँ पे भी आपने अनजिप करके स्टोर किया है, वो उस जगह से आपको सिलेक्ट करना है, उस पाथ से आपको सिलेक्ट करना है। और फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शन होगा ओपन का, उस पर क्लिक करना है। और फाइनली ओपन करने के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, वो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। और वो प्लगइन अगर इंस्टॉल हो गया तो वापस अगर आप अपनी विंडो पे आओगे नेटबिन्स में, एडिटर में, तो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा /u वाला, /u वाला। इससे क्या होगा पता है, कि आप यहाँ पे एडिटर में कुछ भी टाइप करोगे, कुछ भी मतलब कोई भी वैलिड हेक्साडेसिमल कोड या कोई भी वैलिड डेसिमल कोड यूनिकोड के लिए यहाँ पे लिखोगे, उसको सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना ऊपर यू पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर लैंग्वेज के कैरेक्टर में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रिंट किया था ह, तो उसके लिए आपको कोड लिखना होगा, फिर उसको सिलेक्ट करके केवल यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, वो कैरेक्टर, बाजू में देखो कैरेक्टर आएगा और यहाँ पे क्लिक करने से उसका कोड आएगा, /u से उसका कोड आएगा। और बाजू में जो अल्फ़ाबेट्स के सिंबल है वहाँ पे क्लिक करने से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वहाँ पे आ जाएगा। Once we have installed this plugin, we can type any Unicode in the editor, select it and click on U button or near to it to switch between actual character and Unicode। तो यहाँ पे आप ऊपर अगर देखो, हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया तो उससे क्या हुआ, ये दो चीज़ यहाँ पे ऊपर आ गई, एक तो कोड और दूसरा एक्चुअल कैरेक्टर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस कोड आएगा। तो दोनों के बीच में आप स्विच हो सकते हो, कर सकते हो। अगेन समटाइम इट मे हैपन दैट द आउटपुट इज नॉट शोइंग द कैरेक्टर्स प्रॉपरली, दैट इज इट इज शोइंग बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ लेटर्स ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज। ये भी वापस आपके साथ हो सकता है कि आपने ये सब कुछ कर लिया, प्लगइन भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, फिर भी वो एक्चुअल कैरेक्टर जो डिस्प्ले होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आपको अपने एडिटर में और आउटपुट विंडो में प्रॉपर फॉन्ट्स सेलेक्ट करने होंगे। कैसे? इन सच केस वी जस्ट नीड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ आवर एडिटर एज वेल एज द आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो इसलिए क्योंकि हमारा आउटपुट तो वहाँ प्रस्तुत हो रहा है, हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, आउटपुट विंडो में, और वहाँ पे कैरेक्टर्स जो आने चाहिए वो आ नहीं रहे। तो उसके लिए आपको, और एडिटर में भी मैंने जैसा बताया कि मैंने ह लिखा था एडिटर में, आप वहाँ पे भी चेक करना चाहते हो ये अपने कैरेक्टर्स को, तो दोनों जगह पे आपको क्या करना है, सब फॉन्ट्स चेंज करना है, क्योंकि ऑल फॉन्ट्स डज नॉट सपोर्ट यूनिकोड, सो वी जस्ट नीड टू चेंज द फॉन्ट। हर कोई फॉन्ट यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए आपको फॉन्ट्स चेंज करने होंगे। चेंज करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, क्लिक ऑन टूल्स मेनू और उसमें सिलेक्ट करना है ऑप्शंस। मेनू बार में ऊपर टूल्स होगा और उसमें ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मिसलेनियस पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आउटपुट विंडो का सेटिंग आया, जिसमें आप फॉन्ट देख सकते हो कि मैंने कौन से रखे हैं, एरियल यूनिकोड। इस तरह से यहाँ पे आपको पर्टिकुलर फॉन्ट सिलेक्ट करना है कि जो यूनिकोड को सपोर्ट करते हो। जैसे कि ये एरियल यूनिकोड है वो सपोर्ट करता है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और एडिटर के फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, एडिटर में जाके भी या फॉन्ट्स एंड कलर्स में जाके भी। ओके,
तो ये था यूनिकोड कैरेक्टर्स की जो हम यूज़ कर सकते हैं जावा में. हैज़ एनीबडी एनी डाउट?